हेलो डियर, हमारे जितने भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ में। तो यहाँ पे जो है हम लोग आ चुके हैं बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न लेकर। एक है कोलाइटिस के ऊपर और एक है जो दोस्तों है आपका है वो आपका यहाँ पे है नियोनेंटल जॉन्डिस, मतलब नवजात शिशु के पीलिया जॉन्डिस के बारे में। तो जो है आज हम इस दोनों क्वेश्चन को देखेंगे, डिटेल से देखेंगे, ताकि जो है आपसे 10 नंबर में जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो जो है सीधा आपसे बन जाना चाहिए। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे, बस इसको समझिएगा, समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन को जो है आप एग्जाम में फोड़ कर आ जाइएगा। अगर आपके सामने जॉन्डिस आ जाएगा, या चाहे वो मेडिकल सर्जिकल में जॉन्डिस पूछ ले या फिर जो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में नियोनेंटल जॉन्डिस पूछ ले। जॉन्डिस चाइल्ड हेल्थ में भी पढ़ना है और मेडिकल सर्जिकल में भी आपको दिखाई देगा। मेडिकल सर्जिकल में जो है नॉर्मल जॉन्डिस के बारे में बात किया जाता है जो किसी एडल्ट पर लागू होता है। ये चाइल्ड हेल्थ है तो यहाँ पे शिशुओं के बारे में जो होता है जॉन्डिस, उसके बारे में पूछा जाएगा। तो ये जॉन्डिस क्वेश्चन दो प्रकार से आपसे पूछेगा। एक पूछेगा कि बताइए नियोनेंटल जॉन्डिस क्या होता है, और एक पूछेगा आपसे कि हाइपर बिलुबिनेमिया होता क्या है। हाइपर बिलुबिनेमिया होता क्या है, मतलब अति बिलुबिनता रक्तता से क्या समझते हैं बताइए। तो दोनों क्वेश्चन का एक ही सेम आंसर होगा, अति बिलुबिनता रक्तता या हाइपर बिलुबिनेमिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, समझने का कोशिश कीजिएगा। पहले समझिए कि बिलुबिनेमिया होता क्या है। हाइपर बिलुबिनेमिया मतलब अति बिलुबिनता रक्तता होता क्या है। तो नवजात शिशु का कामला या पीलिया, कामला ही इसको या पीलिया बोलते हैं जॉन्डिस को हिंदी में। ठीक है, देखिए नवजात शिशु के शरीर में रक्त में बिलुबिन की अत्यधिक मात्रा इकट्ठा होने को अति बिलुबिनता कहते हैं, जिससे शिशु की त्वचा पीली पड़ जाती है, जो नवजात शिशु कमला या पीलिया कहलाती है। देखिए जो बिलुबिन होता है अति बिलुबिनता या इसी को जो है हम लोग जॉन्डिस जो बोलते हैं, तो ये नवजात शिशु का पढ़ रहा है इसलिए नियोनेंटल जॉन्डिस लिखा है। ठीक है, बाकी होता सेम है सब में प्रॉब्लम कि जो बिलुबिन की मात्रा होता है ना, ये रक्त में ब्लड में अधिक हो जाने से क्या होता है कि जो है अति बिलुबिनता जो है ब्लड में ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिससे जो शिशु का त्वचा होता है ये क्या होता है, पीला पड़ जाता है। पीला पड़ने से जो है जो भी यही जो क्या होता है, जो जॉन्डिस होता है, इसे नवजात शिशु का कमला या पीलिया कहते हैं। समझ गए। चलिए तो यहाँ पे देखिए कि नवजात शिशु के कमला या पीलिया क्या होता है। तो नवजात शिशु के शरीर में रक्त में बिलुबिन की अत्यधिक मात्रा इकट्ठा होने को अति बिलुबिन रक्तता कहते हैं, जिससे शिशु की त्वचा पीली पड़ जाती है, जो नवजात शिशु का कमला या पीलिया कहते हैं। देखिए नॉर्मल अगर आपसे पूछेगा कि बिलुबिनता क्या होता है, बिलुबिनता रक्तता या जॉन्डिस, तो शरीर में रक्त में बिलुबिन की मात्रा अधिक हो जाना ही जो है क्या कहलाता है, अति बिलुबिनता रक्तता कहलाता है। लेकिन यहाँ पे शिशु है तो शिशु लगा दीजिएगा, तो ये नवजात शिशु का पीलिया हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए अब इसका कारण क्या हो सकता है, ये सब होने का, बिलुबिन का अधिक मात्रा ब्लड में होने का क्या कारण हो सकता है। देखिए लाल रक्त कोशिकाओं का जल्दी जल्दी अधिक नष्ट होना, जैसे आरबीसी है, जैसे 120 दिन होता है एडल्ट में, जो 35 से 40 दिन होता है बच्चा में, तो ये जो आरबीसी होता है यह जो है समय से पहले ही जल्दी जल्दी नष्ट होने लगेगा, जिसके कारण शरीर में बिलुबिन की मात्रा अधिक बढ़ने लगेगा। ठीक है, जो लीवर है, लीवर का फंक्शन जो है अपरिपक्वता, जिससे बिलुबिन पर्याप्त मात्रा में रक्त से बाहर नहीं निकल पाता है। जो एकीकृत लीवर होता है वो अपना कार्य जो है वो सही से नहीं कर पाएगा, जिसके कारण जो रक्त में बिलुबिन है वो ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, और रक्त में जो ब्लड बिलुबिन है वो रक्त में ही जमा होते रहेगा, और जो है एक समय आएगा कि जो है बिलुबिन की मात्रा अधिक हो जाएगा। तो लीवर के फंक्शन सही से काम नहीं करेगा, तो उससे भी जो है बिलुबिन का मात्रा बढ़ता है। ठीक है, रक्त समूहों की असंगतता से एरिथ्रोसाइट का क्षय बढ़ना, एरिथ्रोसाइट कहा जाए तो आरबीसी। अब चूंकि जो रक्त समूह होता है, रक्त समूह जो है अगर असंगत होता है तो जो है एरिथ्रोसाइट का क्षय होने लगता है। उसके बाद पॉलीसाइथेमिया होता है। ये सब कारण होता है कि आरबीसी का जो है नष्ट होना जल्दी जल्दी। उसके बाद यकृत का फंक्शन सही से काम नहीं करना, लीवर फंक्शन सही से काम नहीं करना। उसके बाद जो रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है, उसमें जो है उसका जो संगत है वो असंगत हो जाएगा, और उससे जो है एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी का क्षय होगा, तो बिलुबिन बढ़ेगा, और पॉलीसाइथेमिया जो है ये सब कारण होता है जॉन्डिस का। समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, साइन एंड सिम्टम, लक्षण में किसी को अगर जॉन्डिस होता है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देता है। समझ गए। चलिए
तो पहला है फैटिगू। पहला है फैटिगू मतलब थकावट होगा, किसी को भी अगर बिलुब्रीनता होगा, ब्लड कमेगा, बिलुब्रीन बढ़ेगा तो जो है ब्लड कमेगा तो थकावट होगा ही होगा। वोमिटिंग भी होता है जॉन्डिस वाले पेशेंट को। मूत्र का गहरा रंग डार्क यूरिन होगा। मल का काला होना डार्क स्टूल होगा। शरीर का पीला पड़ना हो जाएगा। कमजोरी हो जाएगा। चक्कर आना हो जाएगा। तो ये सब जो है लक्षण आपको इसमें दिखाई देता है जॉन्डिस वाले पेशेंट में। तो आप लोग क्या देखे हैं? थकावट, वोमिटिंग, मूत्र का गहरा डार्क यूरिन, पीला यूरिन, मल का काला होना, डार्क स्टूल जिसको मैलिना बोलते हैं, और भी सारे लक्षण दिखाई दे सकता है कि शरीर पीला पड़ना, नाखून पीला पड़ना, आँख जो है पीला दिखाई देना, कमजोरी होना, चक्कर आना, बहुत सारे लक्षण आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है इसका डायग्नोसिस क्या क्या होता है। तो चूँकि यह ब्लड में बिलुब्रीन की मात्रा बढ़ता है तो सबसे पहले जो है रक्त का टेस्ट होता है ब्लड का। और ब्लड में अलग अलग जो है परीक्षण होता है ब्लड डायग्नोसिस में। ठीक है, कौन कौन होता है? तो सीरम बिलुब्रीन का होता है। सीरम जो है एसआर बिलुब्रीन का जो है आपका टेस्ट किया जाता है कि आपका ब्लड बिलुब्रीन है कितना बढ़ा है या नहीं है, ये चीज़ का टेस्ट होता है। ब्लड में ही ये सब होता है। ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर माँ एवं शिशु दोनों का, चूँकि हम लोग ऊपर देखे हैं कि माँ और शिशु दोनों का जो है ब्लड असंगत के कारण जो है आरबीसी का क्षय होता है, एरिथ्रोसाइट का, देखे है ना, तो वो कारण था वहाँ पे। तो यहाँ पे डायग्नोसिस में ब्लड ग्रुप का भी टेस्ट होगा और आरएच फैक्टर का भी टेस्ट होगा। ब्लड ग्रुप का क्यों टेस्ट होगा कि दोनों में जो है वो माता और जो बच्चा है उसमें ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर जो है समान है या अलग है। ठीक है, एचबी हीमोग्लोबिन स्तर चेक किया जाएगा। ब्लड कल्चर का टेस्ट होगा। लीवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी होगा कि लीवर जो है सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं करेगा तो बिलुब्रीन की मात्रा क्या होगा? अधिक हो जाएगा रक्त में, तो एलएफटी टेस्ट होता है। और कुंभ टेस्ट होता है, सीटी होता है, इसको जो है हम लोग सीटी बोलते हैं, कुंभ टेस्ट होता है, समझ रहे हैं ना। चलिए तो इतना टेस्ट याद रखिएगा, ज़्यादातर ब्लड से ही रिलेटेड है। एचबी हीमोग्लोबिन स्तर भी ब्लड ही है। ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर ये भी ब्लड है। सीरम बिलुब्रीन ये भी ब्लड से ही होता है। ब्लड कल्चर भी ब्लड से ही होता है और एलएफटी भी ब्लड से ही होता है और कुंभ टेस्ट भी ब्लड से ही होता है। तो टोटल जो है यहाँ पे ब्लड टेस्ट ही होता है और अलग से हिसाब से जो है अल्ट्रासाउंड ये सब अगर नॉर्मल पेशेंट रहेगा तो अल्ट्रासाउंड वगैरह भी होता है, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग लक्षण कारण देख चुके हैं, अब हम लोग इसका प्रबंध देखेंगे। प्रबंध कहा जाए तो इसका जो है ट्रीटमेंट कैसे होगा वही प्रबंध में लिखते हैं। अगर कोई ऐसा बीमारी है जैसे सर्जरी रहे तो सर्जरी प्रबंध में सर्जिकल लिखेंगे। अगर दवाई द्वारा रहेगा और लक्षण का उपचार होगा तो उसके दवाई का लिखेंगे कि चिकित्सीय प्रबंध, सर्जिकल प्रबंध, तो ये सब जो है लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये तो जॉन्डिस है तो यहाँ पे तो सर्जरी का बात होगा ही ना होगा, लेकिन हम यहाँ पे फोटोथेरेपी के बारे में आप लोग को पढ़ाए थे कि फोटोथेरेपी क्या होता है। तो फोटोथेरेपी क्या किया जाता है कि जब बिलुब्रीन की मात्रा बढ़ता है ना शरीर में तो एक क्या होता है, बिलुब्रीन ये चिपकता है। जो बच्चा होता है वो रक्त में बिलुब्रीन की मात्रा बढ़ता है और जो है सतह पर, चमड़ा के सतह पर जो है चिपकने लगता है बिलुब्रीन, जिससे शरीर जो है पीलापन होने लगता है। तो वो जो चिपका हुआ बिलुब्रीन है उसको तोड़ने का काम करता है प्रकाश फोटोथेरेपी ही, और तोड़कर घुलनशील और क्रिस्टलीय में बदलता है जो उत्सर्जी तंत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है बिलुब्रीन। तो यही फोटोथेरेपी होता है। तो प्रबंधन में पहला क्या है, फोटोथेरेपी होगा। जैसे इसमें शिशु को नीले प्रकाश में खुला छोड़ा जाता है। अब जो शिशु होता है उसको जो है इतना ज़्यादा जो है नीले प्रकाश भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि नीले प्रकाश जो होता है वो क्या होगा, हानिकारक होगा, उसे दिक्कत कर सकता है। इसलिए नीले प्रकाश में हल्का व्हाइट प्रकाश भी, लैंप भी जला देते हैं, ट्यूब जला देते हैं, तो जिसमें जो वाइट और जो ब्लू होता है वो थोड़ा मेकअप करके सही करता है। ठीक है, जिससे बच्चे को दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें शिशु को नीले प्रकाश में खुला छोड़ा जाता है, जिससे बिलुब्रीन का प्रकाश भंगुरन हो जाता है व त्वचा में जमे अप्रत्यक्ष बिलुब्रीन घुलनशील अहानिकारक पदार्थ में बदल जाए, जो कि गुद्दा द्वारा मूत्र के रास्ते से शरीर के उत्सर्जित कर सके। मैंने पहले ही बता दिया कि जो स्किन के त्वचा के सतह पर जमे हुए बिलुब्रीन है वो क्या हो जाए, प्रकाश भंगुर, मतलब प्रकाश के सामने आते ही जो है टूटने लगे, वही भंगुर हो जाएगा। तो ये बिलुब्रीन टूटने लगता है इस फोटोथेरेपी के संपर्क में आने ही, क्योंकि बच्चा को छोड़ा जाता है प्रकाश थेरेपी में, और वो प्रकाश क्या करता है, बच्चे के स्किन में अंदर जो जमा हुआ बिलुब्रीन है उसको तोड़ता है अपने प्रभाव से, और तोड़कर घुलनशील जो है अहानिकारक पदार्थ में बदलता है, और वो जो है फिर मूत्र के द्वारा जो है उत्सर्जित पदार्थों के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो यही जो है फोटोथेरेपी काम करता है। प्रकाश चिकित्सा की समय सीमा शिशु की अवस्था व रक्त में सीरम बिलुब्रीन के स्तर पर आधारित होता है। अब फोटोथेरेपी कितना देर दिया जाएगा ये निर्भर करता है कि जो जॉन्डिस है, जो बिलुब्रीन की
की मात्रा है ये कितना ज़्यादा अधिक है शरीर में बना हुआ, तो उस मात्रा पर निर्भर करता है और शिशु की अवस्था पर निर्भर करता है कि कितना देर फोटोथेरेपी दिया जाएगा। तो फोटोथेरेपी को समझ गए, तो प्रबंध में पहला फोटोथेरेपी होगा इलाज में, ठीक है। दूसरा है औषधि के द्वारा। तो देखिए वो तो हो गया टेक्निक था फोटोथेरेपी। अब यहाँ पे औषधि है, तो औषधि में होगा कि शिशु को कुछ निश्चित औषधि दी जाती है जो यकृत कोशिकाओं पर अपने प्रभाव द्वारा ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेयर्स एंजाइम के निर्माण को बढ़ा देती है जो बिलिरुबिन के उत्सर्जन में सहायता करता है। अब चूँकि हम लोग ऊपर देखे हैं कारण में कि जो लीवर है वो सही से नहीं काम करता है, तो जो ब्लड में है क्या होता है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने लगता है, ठीक है। तो उसी रक्त कोशिकाओं को अपना प्रभाव दिखाने के लिए जो है क्या करता है, ड्रग दिया जाता है। और वो ड्रग क्या करता है कि जो यकृत के कोशिका है उसमें अपना प्रभाव दिखाता है और जो है ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेयर्स एंजाइम का निर्माण बढ़ा देता है लीवर में, और जो क्या करता है कि बिलिरुबिन के जो मात्रा बढ़ा हुआ है उसको जो है उत्सर्जन करने में सहायता होता है, मतलब शरीर से बाहर निकालने में सहायता होता है ये औषधि। तो ये औषधि क्या करता है, लीवर में जो है ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेयर्स को एंजाइम को निर्माण को बढ़ा देता है जिससे बिलिरुबिन को उत्सर्जन में सहायता होता है, ठीक है। और लीवर जो है फंक्शन अच्छा से काम करने लगता है, औषधि दिया जाता है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए तो ये था औषधि के द्वारा। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट है प्रबंध में तीसरा है कि एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या है कि एक्सचेंज मतलब प्रतिस्थापन, रक्तादान, ट्रांसफ्यूजन मतलब रक्तादान। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन मतलब प्रतिस्थापन रक्तादान। इसमें शिशु में रक्त से बिलिरुबिन को शीघ्रता से बाहर किया जाता है। यह पूर्णकालिक शिशुओं में जब अति बिलिरुबिनता 20 mg प्रति DL तथा अपरिपक्व शिशुओं में बिलिरुबिन स्तर 10 से 15 mg/dl हो तब यह प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रतिस्थापित रक्तादान यह प्रक्रिया होता है कि जिस प्रकार से ब्लड को क्या करते हैं कि जब किसी का ब्लड जो है बहुत अधिक जो है ख़राब हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल के दूसरा ब्लड चढ़ाते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, यही ना होता है। उसी प्रकार से अगर किसी बच्चा शिशु में जो नवजात शिशु है अगर वो परिपक्व है, मतलब सही समय पर उसका जन्म हुआ है, अगर उसमें बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ा हुआ है और जब बिलिरुबिन जो है 20 mg तथा इससे 20 mg हो परिपक्व वाला में जो पूर्ण रूप से अच्छा से जन्म लिया हो तो उसमें 20 mg प्रति DL होगा, और जो अपरिपक्व बच्चा होगा, प्री मेच्योर बच्चा होगा, मतलब समय से पहले हो गया है और उसको अगर जॉन्डिस होगा तो 10 से 15 mg प्रति DL पर जो है उसको क्या किया जाता है कि ब्लड से जो है शिशु के रक्त से बिलिरुबिन को शीघ्रता से जो है बाहर किया जाता है। कब कि जब ब्लड में जब बच्चा परिपक्व हो, सही समय पर जन्म लिया हो और जॉन्डिस हुआ हो तो उसी को पूर्णकालिक शिशु में बोलते हैं। तो उससे जो है 20 mg प्रति DL से अगर इतना हो जाए या इससे अधिक हो जाए बिलिरुबिन की मात्रा ब्लड में तो फिर उसे जो है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हैं, मतलब रक्त से जो है बिलिरुबिन को शीघ्रता से बाहर निकालते हैं। दूसरी चीज़ें है कि जो प्री मेच्योर बच्चा होता है उसमें अगर 10 से 15 mg प्रति DL भी अगर बिलिरुबिन है ब्लड में तो उसको जो है ये एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के द्वारा ब्लड से बिलिरुबिन बाहर किया जाता है, समझ गए ना। तो चलिए यही होता है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, मतलब ब्लड से जो है बिलिरुबिन को बाहर करना, मतलब एक कंप्लीट मतलब शिशु अच्छा शिशु होगा तो उसमें 20 mg प्रति DL होगा तो निकाला जाएगा, और जो अगर आप समय से पहले जन्म ले लिया है अपरिपक्व है तो उसमें 10 से 15 mg DL पर ही ये निकाला जाएगा, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग प्रबंध, नर्सिंग मैनेजमेंट। क्या चीज़, नर्सिंग मैनेजमेंट। देखिए नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, मतलब किसी जॉन्डिस नियोनेटल जॉन्डिस वाले पेशेंट को या हाइपर बिलिरुबिनेमिया वाले पेशेंट को जो है क्या क्या नर्सिंग प्रबंध किया जाएगा नर्स की तरफ से, ठीक है। देखिए पहला है पीलिया की जांच के लिए शिशु के त्वचा के रंग का निरंतर अवलोकन करें कि पीला रंग घट रहा है या बढ़ रहा है, ये करें। देखिए जब भी ये चेक करेंगे कि बिलिरुबिन का अगर जॉन्डिस का जांच करेंगे तो नर्स अपने तरीक़ा से जो है बच्चे का आँख का त्वचा का निरंतर जो है अवलोकन एनालिसिस करती रहेगी कि कब जो है घट रहा है या नहीं घट रहा है पीलापन बच्चे के शरीर से, समझ गए ना, ये चीज़ें हैं। दूसरा नर्स क्या करेगी कि शिशु के मूत्र व मल के रंग, मात्रा और प्रकृति को जांच कर वह नोट करेगी। जो नर्स होगी वो शिशु के मल मूत्र का मात्रा, रंग कितना मात्रा है, कितना कैसा रंग है, उसका प्रकृति कैसा है, इसका जाँच करके और अपने चार्ट में नोट करेगी, ठीक है। तीसरा है शिशु के जैविक चिन्हों को निरंतर जाँच करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाता है या घट रहा है या क्या
हो रहा है, रिस्पायरेशन ये सब सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वही जैविक चिन्हों का निरंतर जाँच करते रहते हैं। ये नर्स का काम होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि शिशु की संपूर्ण शारीरिक व मानसिक अवस्था का अवलोकन करें, जैसे ऑक्सीजन न्यूनता, अति तापता, न्यून तापता, हाइपोग्लाइसेमिया, उसके बाद है यहाँ पे तथा संक्रमण। अब यहाँ पे कहता है कि एक नर्स को ये प्रबंध है, ये जिम्मेदारी है कि जो है हमेशा जो है शिशु के संपूर्ण जो है शारीरिक और मानसिक जो भी अवस्था है उसका अवलोकन करते रहें कि बच्चा में कब ऑक्सीजन का कम हो रहा है, कब अधिक तापमान बढ़ रहा है शरीर का, कब शरीर का तापमान नीचे हो रहा है, कब संक्रमण अगर लगा है तो संक्रमण का, हमेशा मतलब हर एक चीज़ का जो है अवलोकन करते रहेंगे शिशु का। ये जिम्मेदारी है नर्स का। समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए 5वां है प्रकाश चिकित्सा हेतु शिशु को नग्न अवस्था में नीले प्रकाश के नीचे रखें एवं उसकी अवस्था बार बार बदलते रहे ताकि पूरे शरीर पर प्रकाश का प्रभाव पड़े। अब एक नर्स का जवाबदेही बनता है कि फोटोथेरेपी जब किया जाएगा प्रकाशीय चिकित्सा, तो उस समय जो बालक होगा, बालक को जो है नंगा करके और प्रकाश में, नीले प्रकाश में रखा जाएगा। ये सब करने का जिम्मेदारी जो है नर्स को ही दिया जाता है। साथ ही जो है पूरे शरीर को जो है इधर से उधर बदलते रहेंगे ताकि जो है प्रभाव प्रकाश का संपूर्ण शरीर पर पड़े और संपूर्ण शरीर के भाग से बिलुब्रीन का जो मात्रा है वो टूटकर विखंडित हो, भंगुर हो। समझ रहे हैं ना। चलिए ये सब जवाबदेही होता है, ये सब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है नर्स का। नेक्स्ट है प्रकाश चिकित्सा के दौरान शिशु की आंखों की रक्षा करें, क्योंकि हो सकता है प्रकाश से उसको जो है ज़्यादा आंखें पर इफेक्ट पड़े, तो प्रकाश से जो है नर्स का ये काम है कि प्रकाश देते चिकित्सा देते समय जो शिशु है उसके आँख का रक्षा करे एवं उसके जो है आई पैड से आँख को ढक दे ताकि रेटिना की क्षति की रोकथाम की जा सके, क्योंकि जो ब्लू रोशनी लाइट होता है ये काफ़ी हानिकारक होता है, इससे आँख जो है रेटिना को क्षति पहुंच सकता है। इसलिए फोटोथेरेपी देते समय जो है आई पैड लगा दें आँख पर ताकि आँख बच जाए, कोई दिक्कत ना हो। समझ गए। चलिए 7वां है मल में बिलुब्रीन के निष्कासन हेतु आरंभिक पोषण दें, मतलब मल में बिलुब्रीन का जो है निष्कासन हो सके, मल के थ्रू उत्सर्जन हो सके बिलुब्रीन का, ऐसा जो है पोषण देना चाहिए नर्स को। ठीक है। 8वां है प्रकाश चिकित्सा की अवधि का चार्ट तैयार करें। अब पेशेंट बच्चा कैसा है, कितने दिन से जॉन्डिस से है, कितना घातक पकड़ा हुआ है, तो उस अनुसार से जो है उसका अवधि और अवस्था के अनुसार फोटोथेरेपी दिया जाएगा और जो दिया जाएगा उसी के अनुसार जो है चार्ट तैयार किया जाएगा। तो ये नर्स का ये सब जवाबदेही बनता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रक्ताधान प्रतिक्रिया के दौरान संक्रमण की रोकथाम हेतु सख्त एसेप्टिक तकनीक को बनाए रखें। जैसे ऊपर पढ़े हैं ना कि एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन प्रतिस्थापन रक्ताधान, मतलब वहाँ पे जो है ब्लड को चेंज किया जाता है, ब्लड से जो है बिलुब्रीन निकाला जाता है, तो उस समय जो है संक्रमण का जो है बहुत खतरा रहता है, तो इसके लिए जो है एसेप्टिक तकनीक को बनाए रखना चाहिए, ये नर्स का काम है। रक्तादान से पूर्व एवं पश्चात जैविक चिन्हों को जांच करें। ट्रांसफ्यूजन से ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पूर्व या बाद में जो है वाइटल साइन का जो है जाँच करते रहें, ये नर्स का जवाबदेही है। तो इतना सारा जवाबदेही होता है, प्रबंधन होता है, नर्स को करना चाहिए। ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है। ये सब जो है यहाँ पे देखिए बहुत सारा पॉइंट है जो कि यहाँ पे दिया गया है कि शिशु का तापमान निरंतर बगल से जांच करें। जो शिशु है उसका तापमान जो है बिल्कुल बगल से जांच करना चाहिए। शिशु को पोषण देने के लिए नीले प्रकाश से निकालें। अगर शिशु को पोषण देना हो तो फोटोथेरेपी से बाहर निकालें। 13 है शिशु को परिजनों को शिशु से मिलाते समय प्रकाश चिकित्सा से निकालकर आँखों से कवच हटा लें। अगर शिशु से किसी को मिलना हो, उसके संबंधी को, पेरेंट्स को, तो जो है प्रकाश चिकित्सा से निकालकर आंखों से कवच हटा लेना चाहिए, प्रकाश चिकित्सा में नहीं मिलवाना चाहिए। ठीक है। 14 है परिजनों को पीलिया की रोकथाम के लिए स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए शिक्षित करें। और पीलिया को जो है क्योंकि नियोनेंटल देख रहे हैं नवजात शिशु, तो उस समय तो स्तनपान चालू ही रहेगा, तो ये स्तनपान का शिक्षा देना चाहिए पीलिया को रोकथाम के लिए, जॉन्डिस को रोकथाम के लिए। ठीक है। समझ गए। चलिए ये था नर्सिंग देखभाल, नर्सिंग प्रबंध, और ऊपर में जो तीनों प्रबंध था वो भी देख लिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है बताइए, इसका लक्षण, प्रबंध और नर्सिंग हस्तक्षेप बताइए किसका, अल्सरेटिव कोलाइटिस का। तो देखिए इट्स फीचर मैनेजमेंट एंड नर्सिंग इंटरवेंस, मतलब नर्सिंग हस्तक्षेप पूछेगा, इसमें प्रबंध लक्षण सब पूछेगा। बृहदान्त्र शोथ, इसका हिंदी क्या होता है, वर्णीय बृहदान्त्र शोथ। बृहदान्त्र, वर्णीय बृहदान्त्र शोथ मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है। देखिए बृहदान्त्रीय शोथ क्या होता है, तो इसको जो है चलिए यहाँ पे देखिए
देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस बृहदांत्रीय वर्णीय बृहदांत्रीय शोथ क्या होता है? यह आंत्र की शोथ युक्त व्याधि है। यह क्या है? आंत्र की जो है शोथ युक्त व्याधि है। शोथ कहा जाए, अल्सर कहा जाए तो छाला पड़ जाता है, घाव हो जाता है, तो यही जो है आपका आंत्र में होता है जो है, ठीक है। यह क्या है? यह आंत्र की शोथ युक्त व्याधि है, मतलब शोथ युक्त व्याधि मतलब रोग है जो कोलोन तथा रेक्टम तक सीमित रहता है। जो कहाँ? आंत के कोलोम और रेक्टम तक जो है सीमित रहता है, मतलब कोलोन से लेकर रेक्टम तक जो है सीमित रहता है। ये बृहदांत्रीय शोथ, वर्णीय बृहदांत्रीय शोथ यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है कोलोन से लेकर रेक्टम तक होता है आंत के, समझ रहे हैं ना? यही है। शोथ जो है श्लेष्मा तथा अधोश्लेष्मा को प्रभावित करता है। शोथ जो होता है आंत के श्लेष्मा और अधोश्लेष्मा को प्रभावित करता है, जिससे वर्ण यानी रक्तस्राव तथा कोलोन का एडिमा हो जाता है। एडिमा मतलब कोलोन में सूजन हो जाता है, पानी हो जाता है, और रक्तस्राव मतलब ब्लीडिंग होने लगता है। देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है कि अल्सरेटिव जो कोलाइटिस होता है ये आपके आंत में जो है क्या होता है? शोथ हो जाता है। शोथ युक्त व्याधि है, मतलब जो है उसमें घाव टाइप का हो जाएगा, उसमें जो है अल्सर छाला टाइप के हो जाएगा, और ये जो रोग होता है एक कोलोन तथा रेक्टम तक जो है ये सीमित रहता है। साथ ही ये जो है यह आंत के श्लेष्मा और अधोश्लेष्मा को प्रभावित करता है, जिसमें जो है जिससे वर्ण रक्तस्राव मतलब वर्ण कहा जाए तो उसमें से जो तरल पदार्थ निकलेगा, रक्तस्राव जो ब्लीडिंग होगा, और जो कोलोन का एडिमा, एडिमा क्या होता है? पानी भर जाना, सूज जाना, तो यही कोलोन का एडिमा हो जाता है। तो समझ लीजिए कि जिसमें जो है रक्तस्राव होगा कोलोन में एडिमा हो जाएगा। और ये है क्यों होता है रक्तस्राव और एडिमा क्यों होता है? क्योंकि उसमें अल्सर हो चुका है, शोथ मतलब सूजन हो चुका है, उसमें जो है छाला पड़ चुका है, घाव हो चुका है श्लेष्मा में, और अधोश्लेष्मा जो प्रभावित होता है, और जो कोलोन से रेक्टम तक सीमित होता है, और यही जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस वर्णीय बृहदांत शोथ कहलाता है। समझ गए ना? चलिए याद रखिएगा अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चिकित्सीय लक्षण मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है? इसका जो है चिकित्सकीय लक्षण क्या होता है? तो चिकित्सीय लक्षण क्या होता है? देखिए मलाशय से रक्तस्राव, हमने पहले ही बताया ब्लीडिंग होता है क्योंकि अंदर घाव बना रहता है आंत में, तो यह चिकित्सीय लक्षण में मलाशय के थ्रू जो है रक्तस्राव होगा, ब्लीडिंग होगा। उसके बाद है उदर में दर्द होगा, चूँकि अंदर घाव टाइप से बना है तो दर्द होगा ही दर्द होगा। पानी भर जाता है आंत में, मतलब उसमें सूजन हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा, तो दर्द करेगा ही तरेगा। जोड़ों में दर्द होगा, बिल्कुल होगा। भूख एवं वजन में कमी हो जाएगा, क्योंकि अंदर प्रॉब्लम है आंत में, तो जो है भूख तो लगेगा ही नहीं लगेगा, और जब भूख नहीं लगेगा तो वजन कम होगा ही होगा। नेक्स्ट है मल त्याग के बाद अपूर्ण मल त्याग का एहसास, और मल त्याग जब होगा तो जो है लगेगा कि जो है मल जो है अभी सही से त्याग नहीं हुआ है, जो है यही लगता है कि अपूर्ण मल त्याग का एहसास होता है। मतलब मल त्याग करने के बाद भी लगता है कि मल अभी जो है त्याग नहीं किए हैं, तो यही जो है अपूर्ण मल त्याग का एहसास होता है। रक्त युक्त दस्त होता है, जो दस्त होगा वो क्या होगा? रक्त युक्त होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे लक्षण में दिखाई देगा कि पेट में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, भूख कम लगेगा, वजन में कमी होगा। उसके बाद रेक्टम से जो मल द्वार है वहाँ से जो है आपका क्या होगा? ब्लीडिंग होगा, लैट्रिन के जो आपका मल के थ्रू ब्लड आएगा। उसके बाद मल त्याग के बाद अपूर्ण मल त्याग का एहसास, मतलब मल त्याग करने के बाद भी फिर से जो है एहसास होगा कि मल अभी नहीं त्यागने हैं। रक्त युक्त दस्त होगा, जो दस्त होगा वो रक्त से भरा होगा। तो ये सब जो है होता है, ठीक है। अब इसका मैनेजमेंट देखते हैं कि इसका क्या क्या मैनेजमेंट होगा अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले का, ठीक है। देखिए औषधियाँ, अब इसमें औषधियाँ दिया जाता है, जैसे एजाथायोप्रिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड। क्या चीज़? एजाथोप्रिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड, याद रखिएगा। औषधियाँ जैसे एजाथोप्रिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मेट्रिडाजोल दिया जाता है पेट के इन्फेक्शन को मारने के लिए। उसके बाद आदि एंटीबायोटिक्स का प्रयोग की जाती है। इसमें मतलब कोलाइटिस वाले रोग में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में औषधिया में जो एंटीबायोटिक होगा ये होता है एजाइथ्रोप्रिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड। क्या चीज़? कॉर्टिकोस्टेरॉइड और मेट्रिडाजोल आदि जो है क्या चीज़ दिया जाता है? एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए बच्चे को पूरक फॉलिक एसिड, सप्लीमेंट्री फॉलिक एसिड दिया जाता है, ठीक है। तीसरा है स्टेरॉयड थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे
जैसे बुडेसोनिड और प्रेडिनिसोन, क्या चीज़, बुडेसोनिडी और प्रेडिसोन, बुडेसोनिड और प्रेडिसोन, ये होता है क्या चीज़, स्टेरॉयड थेरेपी है। याद रखिएगा कि बुडेसोनिड और प्रेडिसोन, बुडेसोनिड और प्रेडिसोन। चौथा है संतुलित आहार, उच्च प्रोटीन उच्च कैलोरी युक्त आहार बच्चे को देकर पोषण न्यूनता को ठीक किया जाता है। तो ये सब जो होता है। पाँचवा यहाँ पे देखिए, पाँचवा क्या है, औषधि चिकित्सा के प्रभावी न होने पर वह क्लोन कैंसर के खतरे को कम करने हेतु सर्जरी द्वारा क्लोन को निकाल दिया जाता है। इस सर्जरी को क्लोनेक्टोमी कहा जाता है। अगर इस सब में जो है आपका जैसे एंटीबायोटिक जो दिया जाएगा ना, एजिथ्रोप्रोटीन, स्टेरोकोस्टेरॉइड और उसके बाद मेट्रिनाजोल, ये सब एंटीबायोटिक दिया जाएगा और जो भी दवाइयाँ स्टेरॉयड थेरेपी दिया जाता है, तो ये सब जो है ठीक नहीं होता है ये सबसे। और अगर आहार से अगर ठीक नहीं होता है तो उस स्थिति में जो है कोलोन कैंसर के खतरा को कम करने के लिए, क्योंकि कोलोन में कैंसर हो सकता है, कैंसर को खतरा को कम करने के लिए क्या करते हैं, उसको सर्जरी के द्वारा कोलोन को निकाल दिया जाता है और इसे ही जो है कोलोनेक्टोमी कहते हैं। समझ गए ना। तो ये होता है सर्जरी के द्वारा कोलोन को निकालने को कोलोनेक्टोमी कहते हैं। समझ गए। चलिए, नर्सिंग हस्तक्षेप, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होता है, आहार प्रबंधन के विषय में परिवार का निरंतर मार्गदर्शन करें। अब इस अल्सराइटिव कोलाइटिस में किसी भी पेशेंट को कैसे जो है आहार देना है नहीं पता है, तो इसका मार्गदर्शन जो है हमेशा करते रहना पड़ता है परिवार को। ठीक है। दूसरा है कि ऐसे कारणों से निपटाना जो तनाव तथा भावनात्मक दायित्व को बढ़ाते हैं। देखिए, अब इसमें होता यह है कि ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा स्ट्रेस लेने पर, इमोशन होने पर भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो इसको जो है निपटाना चाहिए, इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए नर्स को। तीसरा है मुक्ति तथा पुनः रोग वर्धन, मतलब एक्साबरेशंस वाले इस रोग से सामंजस्य स्थापित करने में बच्चे को सहायता करें। मतलब मुक्ति तथा पुनः रोग वर्धन, मतलब इस रोग का जो है फिर से जो है बच्चा जो है अपने आप से जो है एडजस्टमेंट करे इस रोग में, इसमें जो है बच्चे को सहायता करना चाहिए। ठीक है। तीसरा ये हो चुका। अब यहाँ पे जो है ये है आपका मात्र इतना ही जो है नर्सिंग हस्तक्षेप था। नर्सिंग हस्तक्षेप इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर किसी को ये रोग होता है तो उससे जो है मुक्ति तथा पुनः रोग वर्धन, मतलब पुनः रोग न हो, इसमें जो है रोग से सामंजस्य स्थापित करे बच्चा। इसके लिए बच्चे को जो है क्या करना चाहिए, सहायता करें। ऐसे कारणों का जो है खोज करें जो तनाव और भावनात्मक दायित्व को बढ़ाता हो और जिसके कारण अल्सरेटिव कोलाइटिस होता हो। और एक है कि आहार प्रबंधन के विषय में जो है निरंतर मार्गदर्शन करते रहे फैमिली को। ये सब जो है नर्सिंग हस्तक्षेप है। ठीक है। चलिए, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि औषधि चिकित्सा के प्रभावी और सारे नर्सिंग प्रबंध में और सारे चीज़ लिख सकते हैं कि नर्स क्या क्या जो है चीज़ें करेगी। अल्सरेटिव कोलाइटिस में किसी को आंत में समस्या है, इन्फेक्शन है, तो उसके लिए क्या क्या जो है नर्स कर सकती है। तो ये चीज़ें को अगर सर्जरी होगा, कोलोनेक्टोमी होगा, तो उसमें नर्स क्या क्या करेगी, इस सब चीज़ को जो है आप नर्सिंग हस्तक्षेप में लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पर कोलोनेक्टोमी है, कोलोन को हटाया जाएगा जब दवाई इफेक्टिव नहीं होगा तो आपको नर्सिंग हस्तक्षेप में इस कोलोनेक्टोमी के लिए भी लिखना पड़ेगा। अगर बाय चांस मानते हैं कि सर्जरी हुआ तो सर्जरी में भी तो आप नर्स के तौर पे मदद करेंगे ना, तो क्या क्या करेंगे कोलोनेक्टोमी से पहले और कोलोनेक्टोमी के बाद, तो ये सब आपको नर्सिंग हस्तक्षेप में लिखना पड़ेगा। तो ये सब नॉर्मल है, मैं बार बार बताता हूँ कि नर्स जो है क्या क्या कर सकती है सर्जरी के पहले, सर्जरी के बाद। ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका। यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, स्टेरॉयड थेरेपी में क्या दिया जाएगा, तो बुडेसोनिड दिया जाएगा और प्रेडिनिसोन दिया जाएगा। क्या चीज़, बुडेसोनिड और प्रेडिनिसोन दिया जाएगा। याद रखिएगा, दोनों स्टेरॉयड थेरेपी है, बुडेसोनिड और प्रेडिनिसोन। ठीक है। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दिया जाता है। उसके बाद जो है बच्चे को एजाइथ्रोप्रीन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है और मेट्रिडाजोल दिया जाता है। दवाई में यही दो है, एंटीबायोटिक का दिया जाता है और स्टेरॉयड थेरेपी दिया जाता है और सप्लीमेंट में फॉलिक एसिड दिया जाता है। ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी सेकेंड ईयर के हैं पढ़िए, सभी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। और rmnursing.blogspot.com पर जाकर इसका जो है फुल PDF डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में वहाँ पे लिखा भी गया है इसी प्रकार से, तो आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।